हाय हेलो एवरीवन। सो कोल्ड है तो वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, वो मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली इंडिया मार्ट पे आज हम डिस्कशन करेंगे। वीकेंड में इस कंपनी का रिजल्ट आया है। कल का प्लान था कि इसको डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया मैंने अपने गले को। तो इनका रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, बिजनेस मॉडल समझेंगे। तो एक्चुअली इंडिया मार्ट का अगर आप Q2 का रिजल्ट देखोगे तो हेडलाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब टॉप लाइन की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी थी, देन बॉटम लाइन का भी बहुत बहुत सॉलिड एक्सपेंशन हुआ था, मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ था। तो हेडलाइन नंबर देख करके बहुत अच्छा लगता है कंपनी का। एक एक आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा लालच भी बनता है सिर्फ हेडलाइन नंबर देख के कि री रेटिंग का एक और कैंडिडेट मिल गया हमको मार्केट में। बट जब आप इनके बिजनेस मॉडल को समझोगे और इनके बाकी की पैरामीटर्स को देखोगे जो इनके रेवेन्यू ग्रोथ को ड्राइव करते हैं, वहां पे हमको समझ में आएगा कि कंपनी कहाँ पे लैग कर रही है, मैनेजमेंट कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एंड उसका रिजल्ट हमने आज मार्केट में भी देखा। मतलब स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 16-17% का फॉल आया इसके स्टॉक के अंदर। अब कोई सिर्फ नंबर्स देखेगा तो उसको तो लगेगा कि नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, प्रॉफिट ग्रो हुआ है, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक क्यों गिरा है। इसीलिए सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि नंबर्स की पीछे की स्टोरी समझनी है हमको कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं। बिजनेस मॉडल समझने से पहले कुछ जो की टर्मिनोलॉजीज हैं इनके इनके बिजनेस में जो आगे हम डिस्कस करेंगे उसका अंडरस्टैंडिंग एक बार ले लेते हैं। तो इनके बिजनेस में आप देखोगे हम बार बार बात करेंगे सप्लायर्स के ऊपर और पेइंग सप्लायर्स के ऊपर। तो ये दोनों क्या होता है? सप्लायर्स का मतलब ये हो गया कि इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर टोटल कितने सप्लायर्स रजिस्टर्ड हैं। और पेइंग सप्लायर्स का मतलब ये हो गया कि उनमें से कितने सप्लायर जो है वो पेइंग सप्लायर्स है, मतलब उन्होंने इंडिया मार्ट का कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लिया हुआ है। फिर एक आप टर्म देखोगे बार बार हम यूज करेंगे कलेक्शंस का। कलेक्शन का मतलब ये हो गया रिन्यूअल, यानी कि एक सप्लायर जिसने पिछले साल प्लान लिया था अब वो इस साल भी रिन्यू करा रहा है, तो उसको बोलते हैं कलेक्शंस। फिर एक आप और पॉइंट देखोगे जो हम डिस्कस करेंगे, एवरेज रेवेन्यू पर सप्लायर। इसका मतलब क्या होगा कि एक सप्लायर से मेरे को कितना रेवेन्यू आ रहा है, मेरा टिकट साइज कितना है। जैसे हम रिटेल बिजनेस में के अंदर डिस्कस करते हैं कि पर स्टोर रेवेन्यू कितना आता है, तो ये उस तरीके का ही एक एक टर्म हो गया इनके बिजनेस के अंदर। सो ये तीन चार चीजें हम आगे बार बार डिस्कस करेंगे। तो इंडिया मार्ट का बिजनेस मॉडल समझते हैं हम सबसे पहले कि कंपनी करती क्या है, इनका धंधा क्या है बेसिकली। तो इंडिया मार्ट का बिजनेस मॉडल अगर आप समझोगे तो इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे कंज्यूमर बिजनेस में जो काम हमारे लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी कंपनी करती है, वही काम B2B सेगमेंट के अंदर इंडिया मार्ट करता है। अब अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह क्या करती है हमारे लिए, तो हमको जो भी डेली यूज की जो भी जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल कोई ग्रोसरी आइटम चाहिए, कोई फैशन के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट वगैरह चाहिए, तो हम क्या करते हैं इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करते हैं और एक दो दिन के अंदर हमको ये डिलीवर हो जाता है। कोई झंझट नहीं है कि मार्केट में जाना है, 10 अलग अलग दुकानों पे रेट देखना है, प्रोडक्ट का क्वालिटी देखना है, ब्रांड देखना है, फिर जा करके उसको लेना है। ये सारा कुछ हम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। सेम अगर आप B2B सेगमेंट को समझो, तो इंडिया के जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो छोटे व्यापारी है, MSMEs SMEs में, उनका प्रॉब्लम पॉइंट क्या होता है ट्रेडिशनली कि उनको अपने बिजनेस के लिए कोई एक छोटा इक्विपमेंट भी चाहिए या कोई टूल चाहिए या कोई मशीनरी चाहिए, तो उनको मार्केट में जाना है, 10 अलग अलग वेंडर से बात करनी है, किसी के पास माल है नहीं है, कहीं पे रेट मैच कर रहा है, कहीं पे क्वालिटी का झंझट है। सो इन सब में टाइम बहुत जाता है, पैसा बहुत ज्यादा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह का। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए इंडिया मार्ट ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे बायर आता है और सप्लायर भी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है। बायर अपनी क्वेरी डालता है कि उसको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, इस रेंज तक का चाहिए, और सप्लायर जो है उस क्वेरी के अकॉर्डिंग अपना बिड करता है कि मतलब इस प्राइस पे वो फॉर एग्जांपल ऑफर कर सकता है या इससे कम प्राइस पे ऑफर करेगा, ज्यादा पे करेगा। दोनों का नेगोशिएशन होता है। तो इंडिया मार्ट क्या है, एक बीच का मीडिएटर है। सो ये इनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है। ये आपको देख के समझ आ जाएगा कि ये ऑफलाइन में इस तरीके का होता था, आपका टाइम जाता था, एनर्जी जाता था, एफर्ट बहुत लगता था। ये सारा कुछ आज के टाइम पे इंडिया का छोटा बिजनेसमैन अपने ऑफिस से बैठ के ये सारी चीजें कर सकता है। तो ये इनका क्रक्स है पूरे बिजनेस मॉडल का। आगे हम बात करते हैं। अब इनका आप ये देखोगे तो ऑफर्स क्या क्या देते हैं, ये बायर्स को ये सारे ऑफर्स देते हैं, सप्लायर्स को ये सारे ऑफर्स देते हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स से लेकर के उनका CRM मैनेज करना, लीड मैनेज करना, क्लाउड टेलीफोनिक वगैरह, ये सारे सर्विसेज ये सप्लायर्स को ऑफर करते हैं। देन कैटेगरीज बहुत ज्यादा मैटर करता है इनके बिजनेस में, क्योंकि आप अज्यूम करो कि इंडिया मार्ट अगर सिर्फ 4 या 5 इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को रखेगा अपने प्लेटफॉर्म पे,
तो कितना ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा इनके लिए। कल को चल के सपोज करो कि अगर ये सिर्फ केमिकल और फार्मा कैटेगरीज के ही सप्लायर्स हैं इनके पास, तो कल को चल के अगर केमिकल और फार्मा का सेक्टर चल ही नहीं रहा है, उनमें उनमें खराब बिजनेस चल रहा है, तो इनका तो पूरा बिजनेस ही मतलब स्ट्रगल करने लग जाएगा, ग्रोथ तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने प्लेटफॉर्म को आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डाइवर्सिफाई रखें। जैसे अमेजोन ने क्या करा है, दो चार प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, बुक से स्टार्ट किया था, आज अमेजोन के पास में हर एक प्रोडक्ट बिकता है। तो वही इन्होंने किया है। 98,000 कैटेगरीज हैं, 56 इंडस्ट्रीज हैं और 110 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पे आज के टाइम पे। देन मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल से लेकर के, मशीनरी से लेकर के, कंपोनेंट से लेकर के, वो सब इंडिया मार्ट अपने प्लेटफॉर्म पे ऑफर करता है। तो देखो, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, ग्रोथ क्या है, वो सब एक अलग पार्ट है। लेकिन अगर हम क्रक्स समझे कि क्या ये एक सोसाइटी की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो हमको समझ आता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इनका मॉडल जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करता है। अब उसके पीछे ये कितना रेवेन्यू कमा पाते हैं, ये सारी अलग पार्ट है। देन ये वाला स्लाइड देख करके हमको समझ में आएगा अच्छे से कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगर आप ये वाला चार्ट देखोगे बायर्स का, तो इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पे 45% जो बायर हैं, जो इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं और माल खरीदते हैं, वो कहाँ से आते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 सिटी से आते हैं बेसिकली वो, जिसको हम रियल भारत बोलते हैं। और पेइंग सप्लायर वाला चार्ट अगर आप देखोगे तो इनके 54% सप्लायर कहाँ से आते हैं, मेट्रो सिटी से आते हैं। यानी खरीदने वाला जो है वो ज्यादा कहाँ से आ रहा है, टीयर 3, टीयर 4, 5 सिटी से, भारत से। और जो बेचने वाला है, सप्लायर है, वो कहाँ पे आ रहा है, मेट्रो सिटी में बैठा हुआ है। अब अगर इसको ट्रेडिशनल मॉडल में माल लेना होता तो इसका कॉस्ट कितना ज्यादा बढ़ जाता ट्रेडिशनली, जो काम इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म से ये ऑनलाइन कर पा रहा है। सो यहां से हमको समझ में आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कितने बड़े लेवल पे कर पा रहा है इंडिया मार्ट। देन ये इस तरीके से कनेक्शन होता है, मतलब कॉल के थ्रू, चैट के थ्रू। जो बायर है वो अपना RFQ सबमिट करता है। RFQ बेसिकली होता है रिक्वेस्ट फॉर क्यूटेशन, मतलब आपने अपना पूरा नीड बताया कि इस तरीके का, इतने साइज का, इतनी क्वांटिटी, इतने प्राइस पे मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये टाइमलाइन है। फिर सप्लायर जो है, अलग अलग सप्लायर इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग। देन ये सारे सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। इसके साथ में अब इनका ये वाला पार्ट देखते हैं। तो बायर में अगर आप देखोगे तो 100% ऑर्गेनिक सर्च होता है। मतलब बायर कैसे पहुंचता है इनके प्लेटफॉर्म पे, आप गूगल पे जाओगे, कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, आप देखोगे इंडिया मार्ट वहां पे सजेशन में आ जाएगा। तो 100% जो है ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू आता है। मतलब कोई ये बायर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई एड वगैरह रन नहीं करते हैं, 100% ऑर्गेनिक सर्च है। 41 मिलियन एक्टिव बायर्स हैं इनके प्लेटफॉर्म पे। 41 मिलियन का मतलब क्या हो गया, एक्टिव बायर्स का मतलब क्या हो गया, सॉरी, एक्टिव बायर्स का मतलब ये हो गया कि जिन्होंने पिछले 12 महीने में या पिछले एक साल में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है इनके प्लेटफॉर्म से बाय किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आ रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं और देख के चले गए, वैसा नहीं। 41 मिलियन जो है वो एक्टिव बायर्स, यानी उन्होंने कोई ना कोई आइटम इनके प्लेटफॉर्म से परचेज किया है। 54% रिपीट बायर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है ऐसे बिजनेस के लिए, क्योंकि आप सिर्फ नए बायर्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। अगर आपको एक बड़ा बिजनेस बनना है तो रिपीट बायर बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये इतने बड़े बिजनेस क्यों बने हैं, क्योंकि रिपीट बायर्स है। आज के टाइम पे अगर आपका कोई ब्रोकिंग का अकाउंट है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक ही दिन आपने ट्रेड किया होता, तो आपका ब्रोकर तो कुछ नहीं कमाता। आप रिपीटेडली उस पर कोई ना कोई ऐप के ऊपर ट्रेड करते हो, वहीं से आपका ब्रोकर कमाता है। तो रिपीट परचेज, रिपीट बाइंग बहुत ज्यादा मैटर करता है ऐसे बिजनेसेस के लिए। देन सप्लायर वाला पार्ट अगर हम देखें तो यहां से हमें इस बिजनेस का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम दिखना समझ में आएगा। तो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 8 मिलियन के आसपास टोटल सप्लायर्स हैं, यानी कि 80 लाख टोटल सप्लायर्स है कंपनी के पास में। उसमें से पेइंग सप्लायर कितने हैं, 2,18,000। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल सप्लायर तो आपके प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट 80 लाख हैं, लेकिन उनमें से पेइंग सप्लायर कितने हैं, पे करने वाले सप्लायर कितने हैं, 2,18,000। इसका परसेंटेज टर्म में अगर आप देखोगे तो 2.7%, यानी टोटल सप्लायर का सिर्फ 2.7% जो है वो पेइंग सप्लायर है कंपनी का। एंड इनफैक्ट ये नंबर मैंने कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर्स का भी निकाला। पिछले कई सारे क्वार्टर से ये नंबर कंपनी का स्टक है, मतलब ये बढ़ ही नहीं रहा है। एंड ये एक थोड़ा सा खराब चीज लगता है इनके बिजनेस के लिए, कि आपके प्लेटफॉर्म पे सप्लायर्स तो इतने हैं, लेकिन पे करने वाले सप्लायर्स बहुत ज्यादा कम है। और अगर पे करने वाले सप्लायर्स कम रहेंगे
तो आपका रेवेन्यू ऑफ कोर्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। अब टोटल सप्लायर कितने भी हों ये मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर ये करता है मुझे पे कितने कर रहे हैं, मेरे से रेवेन्यू कितनों का आ रहा है। सो वो वाला पॉइंट मैटर करता है और वहां पे इनका ये नंबर थोड़ा सा खराब लगता है देख करके। देन इसके साथ में ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो ये वाला पार्ट भी अगर आप देखोगे तो इंडिया मार्ट का जो 17% रेवेन्यू है वो इनके टॉप 1% सप्लायर से आता है, और ये नंबर पिछले 2 साल से लगभग इसी के आसपास है। टॉप 10% जो सप्लायर है वो 48% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, टॉप 1% जो सप्लायर है वो 17% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू में डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो जब तक रेवेन्यू डाइवर्सिफाई नहीं होगा तब तक एक सस्टेनेबल हेल्दी ग्रोथ कैसे आएगी बिजनेस के अंदर। मतलब कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ टॉप बायर्स के सप्लायर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। नीचे के जो ये सप्लायर्स हैं, जो 2 लाख सप्लायर्स हैं, ये कुछ खास कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे कंपनी के टोटल रेवेन्यू के अंदर। देन ये इनके अलग अलग प्लान हैं, जैसे पहले कोई सप्लायर आएगा तो वो फ्री में इनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होता है, यूज करता है। उसके बाद वो सिल्वर प्लान लेता है मंथली, फिर सिल्वर एनुअल है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, अलग अलग कैटेगरी के प्लान है कंपनी के पास में। देन ऑफ कोर्स उनको ये सारी सर्विसेज जो हैं भी ऑफर करते हैं। अब इनका एक लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। तो ये इनकी सब्सिडरीज हैं, कंपनी ने अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट भी किया हुआ है, बिकॉज इनके पास कैश बहुत पड़ा हुआ है। अभी भी अगर आप देखोगे तो आई थिंक 2,500 करोड़ के आसपास का कैश इन्वेस्टमेंट पड़ा है कंपनी के बैलेंस शीट में। तो ये काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। ये जो रियल बुक है, व्यापार है, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है, जैसे टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मैंने उसको सीखा भी है अपने स्टूडेंट डेज में। वैसे ही एक बिजी का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें 100% इन्वेस्टमेंट है इंडिया मार्ट की, और इन सारी कंपनीज में भी इंडिया मार्ट का इन्वेस्टमेंट है। ये लाइव कीपिंग एक और कंपनी है जहां पे इंडिया मार्ट का इन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या होता है कि टैली सॉफ्टवेयर जो वेब पोर्टल होता है उसको आप अपने मोबाइल ऐप के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये सारे इनके अलग अलग बिजनेसेस है जहां पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है, प्लस और भी इतने सारे कंपनीज हैं जहां पे इंडिया मार्ट ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये सारे ग्रोइंग कंपनीज हैं, इनमें कंपनी ने इन्वेस्ट किया है कि फ्यूचर में यहाँ से इनको ग्रोथ दिखेगा। अब हम बात करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर कि Q2 में इनका परफॉर्मेंस कैसे आया, और वहीं से हमको समझ आएगा कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। तो ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो एक्टिव बायर्स हैं उसमें कितनी ग्रोथ हुई है पिछले 1 साल के अंदर, 11% की, 11% की वाई ग्रोथ रही है। ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक का मतलब हो गया कि आपके ऐप पे या आपके पोर्टल के ऊपर कितने कितने ज्यादा फ्रेश लोगों ने विजिट किया है। तो उसमें आप देखोगे 0% ग्रोथ है। अगर ज्यादा लोग ही नहीं आएंगे आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर तो ऑफकोर्स आपका रेवेन्यू कैसे ग्रो करेगा, आपके सेल्स के नंबर कैसे ग्रो करेंगे। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आएगा जो आप देखोगे, इनका बिजनेस इंक्वायरी का नंबर भी सिर्फ 14% से ग्रो हुआ है। बिजनेस इंक्वायरी का मतलब क्या हुआ कि ऐसे बायर्स जो फर्स्ट टाइम आए हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिन्होंने किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इंक्वायरी लॉन्च करी इनके प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें भी सिर्फ 14% का ग्रोथ रहा है। देन इनका अगर आप पेइंग सप्लायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप बेसिकली क्लाइंट एडिशन भी बोल सकते हो इंडिया मार्ट के बिजनेस के टर्म में। इसमें कितनी ग्रोथ रही है, सिर्फ 4% की ग्रोथ रही है। अगेन ये भी खराब नंबर दिख रहा है, बिकॉज पर्सनली अगर आप देखोगे तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जितने भी इस तरीके के बिजनेसेस होते हैं जिसमें आपके ब्रोकिंग कंपनीज भी आ जाती है, आपके वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज भी आ जाती है, जिनका मतलब कोई ना कोई वो सर्विस ऑफर कर रहे हैं, तो वहां पे क्लाइंट एडिशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि आप लॉजिकली सोचो तो इंडिया मार्ट का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, इंडिया मार्ट का रेवेन्यू कैसे ग्रो होगा, सबसे पहला ग्रो ड्राइवर होगा उसका क्लाइंट एडिशन। जितने ज्यादा क्लाइंट आपके प्लेटफॉर्म पे ऐड होंगे, जितने हाई पेस से ऐड होंगे, उतना ज्यादा चांस है आपके रेवेन्यू को ग्रो होने का। पर इंडिया मार्ट का जो पेइंग सप्लायर है, जो क्लाइंट है, वो सिर्फ 4% से ग्रो हो रहा है। तो ऑफकोर्स ये नंबर काफी ज्यादा खराब है। एंड पिछले काफी सारे क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो कंपनी का ये वाला नंबर अच्छे पेस पे ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। इसका रिजल्ट हमको कहाँ पे देखने को पड़ रहा है, आरपू के अंदर। आरपू मतलब क्या हुआ, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, या फिर एवरेज रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर भी आप बोल सकते हो। तो ये नंबर भी सिर्फ 14% से ग्रो हुआ है कंपनी का, मतलब बेसिकली जिसको हम टिकट साइज भी बोलते हैं इन अदर टर्म्स। तो ये इसमें भी सिर्फ 14% की ग्रोथ रही है। ये 2-3 पॉइंट जो हैं ये थोड़े से नेगेटिव है इस कंपनी के लिए। आगे हम समझेंगे कि क्यों और ज्यादा नेगेटिव है ये। देन यही बिजनेस इंक्वायरी सिर्फ 14% से ग्रो हुआ है, पेइंग सप्लायर सिर्फ 4% से बढ़ रहा है। इसके बाद में अगर आप इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे, अब रेवेन्यू आपको देख करके तो लगेगा कि 18% की ग्रोथ है, काफी सॉलिड ग्रोथ है, लेकिन ये क्वालिटी ग्रोथ नहीं है। क्वालिटी ग्रोथ क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप इनका टोटल कॉस्ट देखोगे तो वो बिल्कुल फ्लैट है।
मतलब कंपनी का कॉस्ट बढ़ा ही नहीं है। अब इंडिया मार्ट का सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, एक तो होता है इनके एम्प्लॉय के ऊपर, दूसरा होता है इनका सेल्स के ऊपर। इन्होंने अपनी 50% सेल जो है वो आउटसोर्स करी है। मतलब जो नए क्लाइंट आते हैं कंपनी के प्लेटफॉर्म पे, 50% वो काम जो है इन्होंने वो आउटसोर्स किया हुआ है। तो उसमें आप देखोगे तो एक्सपेंस में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि नए क्लाइंट ऐड ही नहीं हुए हैं कंपनी के प्लेटफॉर्म पे। दूसरा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब ऑनबोर्डिंग कॉस्ट जो होती है क्लाइंट की, उसमें भी बिल्कुल ना के बराबर खर्चा आया है, जिसकी वजह से इनका टोटल एक्सपेंस जो है वो बिल्कुल फ्लैट रहा है वाई वाई लेवल पे। अब क्योंकि आपका बिजनेस का जो पैरामीटर है वही ग्रो नहीं हुआ, मतलब जो क्लाइंट है, क्लाइंट ही नहीं बढ़ा आपके बिजनेस के अंदर, तो आपके ये खर्चे नहीं बढ़े। अब खर्चे नहीं बढ़े तो आपका क्या हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया, आपके मार्जिन इंप्रूव हो गए, और वहां से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 95-98% ग्रो हो गया ऑन अ वाई वाई बेसिस, यानी पैट डबल हो गया। लेकिन फिर भी अगर हम लॉजिकली समझें तो ये ग्रोथ अच्छी नहीं है, ये क्वालिटी ग्रोथ नहीं है। मतलब ऐसा बिजनेस तो पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है जिसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो मिड टीन्स के अंदर है, और पैट ग्रोथ जो है वो खर्चा बचा करके आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में हमारे हमारे बिजनेस में क्लाइंट एडिशन हो सकता है। सो वो कहीं मार्केटिंग पे, कहीं कुछ और जगह स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है और वहां से पैट ग्रो कर रहा है कंपनी का। तो ये ग्रोथ कभी भी सस्टेनेबल नहीं है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि इसके स्टॉक के अंदर हमने ये फॉल देखा। अभी इनके कॉन कॉल के भी कुछ हाइलाइट्स रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ से हमको समझ में आ गया कि इंडिया मार्ट के बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है। क्लाइंट एडिशन नहीं हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनसे आपका कलेक्शन का नंबर नहीं बढ़ रहा है। कलेक्शन क्या हुआ? रिन्यूअल, यानी कि जो क्लाइंट है वो आपका प्लान रिन्यू नहीं करा रहा है। अब मे बी उसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि उसको आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्विसेज अच्छी नहीं मिली, या कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, लेकिन क्लाइंट रिन्यू नहीं करवा रहा है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। सिर्फ 6% की ग्रोथ आई है कंपनी के कलेक्शंस में। दूसरा प्रॉब्लम, इस तीसरा प्रॉब्लम इसके साथ में क्या आया कि एवरेज रेवेन्यू जो है पर यूजर या पर क्लाइंट, वो भी अच्छे पेस पे ग्रो नहीं हो रहा। तो जब ये तीनों चीजें ग्रो नहीं होंगी तो फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ हम कैसे एक्सपेक्ट करें ऐसे बिजनेस से? सिर्फ खर्चा बचा करके आप मार्जिन इंप्रूव कर रहे हो या पैट ग्रो कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, एंड मार्केट कभी भी ऐसे ग्रोथ को रिवॉर्ड नहीं करेगा। हमको चाहिए बिजनेसेस लाइक एंजल वन या कल्याण ज्वेलर या सेंको गोल्ड, कि बिजनेस तो ग्रो कर ही रहा है, और वो जो भी पैसा आ रहा है हम मार्केटिंग पे लगा रहे हैं, हम एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा बढ़ा करके दे रहे हैं, हम प्रमोशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं, सारा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमको बिजनेस में ग्रोथ भी चाहिए। अगर सिर्फ आप ये खर्चा बचा करके अपने मार्जिन को इंप्रूव करोगे तो ऑफ कोर्स ये आपका सस्टेनेबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है इंडिया मार्ट के रिजल्ट के अंदर। अब लास्टली बात कर लेते कि मैनेजमेंट ने इनके कॉन कॉल में क्या दो तीन चीजें बोली हैं। सो तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेन हाईलाइट्स रही है इनके कॉन कॉल के अंदर। पहला तो मैनेजमेंट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस क्वार्टर के अंदर जो इनका रिन्यूअल ग्रोथ का जो ये प्रॉब्लम आया है, सिर्फ 6% का ग्रोथ आया है इनके कलेक्शंस के अंदर, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है चर्निंग। चर्निंग का मतलब क्या हुआ कि इनके प्लेटफॉर्म पे सप्लायर आ रहा है, उनका कोई प्लान भी बाय कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चर्न कर रहा है, मतलब रिन्यू नहीं करवा रहा है अपने प्लान को। तो ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है, और मैनेजमेंट कह रहा है कि इसको कंट्रोल करने में हम फेल रहे हैं। मतलब जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा चर्निंग चल रही है हमारे सिल्वर वाले प्लान के अंदर। तो बेसिकली इंडिया मार्ट का जो 50% जो क्लाइंट बेस है वो इनका गोल्ड और प्लैटिनम प्लान से आता है। बाकी का जो है वो इनके सिल्वर मंथली, एनुअल और सिल्वर वाले प्लान से आता है। लेकिन 75% रेवेन्यू कंपनी का गोल्ड एंड प्लैटिनम वाले प्लान से आता है। अब सिल्वर वाला प्लान कितना कंट्रीब्यूट करता है? 25% कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी कह रही है कि जो सिल्वर वाला बकेट है हमारा, उसमें चर्निंग बहुत हाई चल रही है। सप्लायर आता है, एक बार प्लान लेता है, लेकिन उसको वो रिन्यू ही नहीं कराता है, और इसको हम कंट्रोल करने में फेल हो रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपनी के साथ में। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा जो कलेक्शन का नंबर है वो इन्होंने आई थिंक ईयर के स्टार्टिंग में गाइडेंस दिया था कि 15 से 20% का ग्रोथ रहेगा कलेक्शन में FY25 के अंदर। इस क्वार्टर में सिर्फ 5% का ग्रोथ है इंडिया मार्ट के खुद के कलेक्शंस के नंबर। तो अब कंपनी कह रही है, अब मैनेजमेंट कह रही है कि 15% का ग्रोथ तो पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नंबर एटलीस्ट डबल डिजिट तक चला जाए। तो ये जो कमेंट्री होती है ये बहुत ही बियरिश कमेंट्री होती है। ये आपको क्या मैसेज दे रहा है इन्वेस्टर को? कि ग्रोथ को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है बिल्कुल भी मैनेजमेंट। उनको क्लाइंट रिटेंशन में प्रॉब्लम आ रहा है, क्लाइंट को अपग्रेड कराने में प्रॉब्लम आ रहा है, अपसेल करने में प्रॉब्लम आ रहा है। सो मे बी इनकी जो सेल्स टीम है वो कहीं पे लैग कर रही है, या प्लेटफॉर्म कहीं पे लैग कर रहा है, लेकिन ऑल इन ऑल जो की पैरामीटर्स हैं इनके बिजनेस के वो इंप्रूव नहीं हो रहे। एंड कंपनी कह रही है कि हम ट्राई करेंगे
कि एटलीस्ट डबल डिजिट तक हम कलेक्शन ग्रोथ को लेकर के जाए, लेकिन कलेक्शन ग्रोथ हमारा तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक हमारा चर्निंग रेशियो इंप्रूव नहीं हो जाता। तो कलेक्शन ग्रोथ इनका बेसिकली 15% तक तब तक नहीं जाएगा जब तक चर्निंग कंपनी की इंप्रूव होनी स्टार्ट नहीं हो जाती। तो चर्निंग अभी बहुत खराब चल रही है कंपनी की, एंड मैनेजमेंट उसको लेकर के कॉन्फिडेंट भी नहीं है। इनका कहना है कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं, बट अभी देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में उसमें कैसा रिजल्ट आता है। एंड लास्टली जो इन्होंने गाइडेंस दिया है वो मार्जिन के ऊपर दिया है। तो मार्जिन कंपनी का कहना है कि जो अभी के मार्जिन है वो ऑफकोर्स सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा क्लाइंट ऑनबोर्डिंग ही नहीं हो रहा, नए क्लाइंट ऐड ही नहीं हो रहे, तो हमारा खर्चा बिल्कुल रुक गया है। लेकिन जब हमारा नए क्लाइंट ऐड होने स्टार्ट होंगे तब ऑफकोर्स मार्जिन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। सस्टेनेबल मार्जिन कंपनी कह रही है कि 34 से 35% के आसपास रहेंगे। लेकिन अगले क्वार्टर में इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को अप्रेजल वगैरह देंगे, सैलरी हाइक करेंगे, सो वहां से मार्जिन और कम होने का चांस है। तो ये सारा हाईलाइट्स है इंडिया मार्ट का। अब हमको क्लियरली समझ आता है कि नंबर्स तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से फ्यूचर का ग्रोथ अच्छा नहीं लग रहा है, फ्यूचर आउटलुक अच्छा नहीं है बिजनेस का। यही रीजन है कि मार्केट ने भी बहुत नेगेटिव रिएक्शन दिया, इसके स्टॉक को 16-17% का फॉल आया है। अब वैसे अगर आप देखोगे तो अर्निंग ग्रोथ 95% से बढ़ा है, एंड बहुत हाई चांस है कि ये कॉस्ट कटिंग के थ्रू इनका मार्जिन एक्सपेंशन कंटिन्यू रहेगा और कंपनी FY25 के अंदर एक सॉलिड पैट ग्रोथ रिपोर्ट करेगी। लेकिन पॉइंट क्या है कि वो क्वालिटी ग्रोथ नहीं होगा। तो मार्केट सिर्फ इसके बेसिस पे आपके स्टॉक को रिवॉर्ड नहीं करेगा कि आपका पैट ग्रो होने वाला है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म है। मार्केट रिवॉर्ड करता है स्टॉक को कि बिजनेस का लॉन्ग टर्म फंडामेंटल जब इंप्रूव होता है, वो इसका और खराब हो रहा है, बिकॉज ये सारे मैट्रिक्स इंप्रूव नहीं हो रहे कंपनी के लिए। तो इसलिए जरूरी ये है कि जो बाकी के पैरामीटर्स हैं, इनका कलेक्शन ग्रोथ हो गया, बिजनेस इंक्वायरी हो गया, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर हो गया, ये सारे पैरामीटर जब ग्रो करना स्टार्ट करेंगे तब ऑफ कोर्स एक सॉलिड कन्विक्शन बनेगा इनके मॉडल के ऊपर। वैल्यूएशन वगैरह अगर आप देखोगे तो 30-35 का मल्टीपल है, ऑफ कोर्स अर्निंग ग्रोथ अच्छा है, तो देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन कोई सेंस बनता नहीं है ऐसे बिजनेसेस को देख करके। बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, हम रोज डिस्कस कर रहे हैं, रिजल्ट सीजन चल रहा है, कई सारी अच्छी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, हम डेली डिस्कस कर रहे हैं। सो उन अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है, ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे जरूर, बिकॉज अपॉर्चुनिटी तो है। अगर ये इन सारी चीजों को इम्प्रूव करते हैं तो जरूर एक चांस तब बन सकता है, लेकिन अभी के लिए कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।